हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बल विस्थापन, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव राशियां हैं। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सदिश राशियां। सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं बल, विस्थापन, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव राशियां सदिश राशियां के अंतर्गत आती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। जी का मान निम्नलिखित में से शून्य होता है। जी का मान निम्नलिखित में से शून्य होता है। तीन में से आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है और पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भू स्थिर उपग्रह निम्न में स्थित होते हैं। भू स्थिर उपग्रह निम्न में स्थिर होते हैं। तीन में से आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को स्थित किया जाता है, उसको सेट किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर पर भू स्थिर उपग्रह को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है, जहाँ से वो उसका संचालन होता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन ए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार उसके भार का होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1/6 गुना। 1/6 गुना क्या होता है? चंद्रमा पर किसी पिंड का भार का पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। निम्न में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करते हैं। किससे? तो बैरोमीटर से। इसलिए आपका ऑप्शन बी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, राइट आंसर। निम्न में दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न में बर्फ का गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न में दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखते हैं आपका आंसर में क्या होगा सही। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता है। जब दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है तो इसमें क्या प्रभाव होता है? तो उसका प्रभाव क्या होता है? घटता जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर।
निम्न में प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। निम्न में प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग को निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा अवतल लेंस का। किसका प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो अवतल लेंस, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अवतल लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम अपने चश्मे के रूप में अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा, इनमें से आपका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का हम दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे जो दीर्घ दृष्टि दोष है वो ठीक हो जाती है। उससे हमें साफ वस्तु को दिखाई देने लगता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। निम्न में ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो आपका सही आंसर होगा नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो नर्म लोहा का बना होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। निम्न में विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, जो टंगस्टन का बना होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी टंगस्टन राइट आंसर। निम्न में फ्यूज का तार होता है। निम्न में फ्यूज का तार होता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा इनमें सबका सही आंसर होगा फ्यूज का तार होता है। तो आपका उच्च प्रतिरोध वाला और निम्न गलनांक वाला, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। ए और बी दोनों। जो फ्यूज का जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोध वाला और निम्न गलनांक वाला होता है, जिससे बल्ब जो है सर्वाधिक प्रकाश और उसका और ताप सहने में सक्षम होता है। इसलिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व में क्या होगा? दूध को क्रीम से अलग करने में दूध का घनत्व में क्या होगा? तो इस आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बढ़ जाता है। जब दूध को हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। कब? तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता पर एवं परावर्तन सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17 मीटर की। 17 मीटर की दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक की सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है। निम्न में हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है।
तो इनमें से आपका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी सड़कों पर आपको पानी झलकते हुए दिखाई देता है, जब उसके आप पास जाते हैं तो वो पानी नज़र नहीं आता है। वो क्या है? वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही वो होता है, यानी उसे हम मृग मरीचिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है, तो आपका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में हम चुंबक को जब लटकाते हैं तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हम सब ने बहुत बार अपने बचपन में या कभी भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण दिशा में राइट आंसर। निम्न में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। निम्न में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें सही आंसर होगा हथौड़े से पीटने पर, गर्म कर, लाल करने से, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। हथौड़े से पीटने पर चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद हम अगर चुंबक को गर्म कर दे, गर्म भट्ठी में डाल दे, तो भी उसका चुंबक का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन अनुसार सी राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा कैडमियम का छड़ और बोरान का। किसका? तो बोरान का। तो क्या होगा? कैडमियम का छड़ और बोरान का, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम कैडमियम का छड़ और बोरान का प्रयोग करते हैं अभिक्रिया और नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। एक्स किरणों की खोज की गई थी। एक्स किरणों की खोज की गई थी, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, इनमें से सही आंसर होगा रोटंजन द्वारा। रोटंजन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्स किरण की खोज रोटंजन ने किया था। ये रोटंजन ने एक्स किरण की खोज कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में रोटंजनी ने एक्स किरण की खोज किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की समय अवधि होगी, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इन लोलक की समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी। क्या होगा? लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की समय अवधि क्या होगी? तो 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बैक्यूरेल ने रेडियो धर्मिकता का आविष्कार किया था, किन्होंने? तो हेनरी बैक्यूरेल ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। जब एक गैस के पात्र में दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जब गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित होता है। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। कैसे? तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय
विखंडन पे आधारित होता है और हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन द्वारा कार्य करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।